जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट की सीडीपी यानी कि बाल विकास को, जिसमें से जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहरबर्ग, एनसीएफ और एनईपी 2020 जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो होगी संपूर्ण सीडीपी की होगी सीटेट के लिए, यानी कि सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मैक्सिमम अंक यहीं से आपके लिए मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की यह वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किसको, जीन पियाजे को। देखिए, जो सीटेट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट या सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन दोनों स्तर पर बनता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। तो इसमें से जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसकी जो निचोड़ है उसको हम देखेंगे। जैसे कि बाल विकास की अवधारणा यानी कि विकास जो होता है, जो विकास होता है डेवलपमेंट, वो कब तक चलता है? तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कब से? गर्भावस्था से, गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। आपसे पूछेगा कि विकास की अवधारणा कैसी है, तो आप बताएंगे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि कैसी है? तो वृद्धि क्या होता है? यह एक शारीरिक बदलाव होता है, जैसे कद का, वजन का और शरीर का थोड़ा सा मात्रात्मक यह बदलाव होते हैं, और यह मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। यह एक समय पर रुक जाती है। जो वृद्धि होती है, देखते हो जैसे कि किसी की हाइट बढ़नी है तो लगभग किशोरावस्था तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। शारीरिक बदलाव जो होते हैं वो हो चुके हों उसके बाद नहीं बढ़ते हैं। वजन जो होता है, वजन में थोड़ा सा हाँ होता है, ठीक है। तो यह जो वृद्धि होती है एक समय पर रुक जाती है। विकास क्या होता है? विकास यानी कि डेवलपमेंट, शारीरिक प्लस मानसिक प्लस सामाजिक प्लस संवेगात्मक बदलाव का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि देखिए, जो आपका वृद्धि थी, वृद्धि सिर्फ और सिर्फ कैसी थी? मात्रात्मक थी। लेकिन जो विकास है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है डेवलपमेंट, ठीक है। जो विकास के मुख्य नियम के बारे में बात करें तो विकास का जो मुख्य नियम होता है वो क्या होता है? तो इसमें दो होते हैं, दो मुख्य नियम है। जैसे स्तदमुखी, स्तदमुखी क्या होता है? यह जो होता है विकास कैसा होता है वाला? सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। बच्चा पहले सिर को संभालना सीखता है, फिर पैर को संभालना सीखता है। जैसे देखिए, जब बच्चा जो है शैशवावस्था में होता है तो वो ना अपना सर संभाल सकता है ना ही पैर संभाल सकता है, लेकिन पहले वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, धीरे धीरे सर को संभालना सीखता है, उसके बाद फिर कहीं जाकर के अंत में चलना सीखता है। तो जो ये विकास होता है कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है। ये हूबहू लाइनें आपको सीधा सीटेट के एग्ज़ाम में मिलने वाली हैं, हर एक पॉइंट में मिलने वाली हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विकास कैसा होता है? सिर से पैर की होता है। दूसरा होता है समीप दूराभिमुखी, समीप दूराभिमुखी, यानी कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी, धड़ का विकास होता है, फिर हाथ पैर और उंगलियों का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विकास दो तरह से मिला, एक कैसा मिला? सिर से पैर की ओर, और दूसरा केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। अगला है आपका सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत से, सामाजिकरण का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ये देखिए, यह जो सामाजिकरण है ये बच्चे को क्या सिखाता है? तौर तरीका सिखाता है, ठीक है। इसमें पूछता है आपसे कि प्राथमिक कारक कौन होंगे और द्वितीय कारक या गौण कारक कौन से होंगे बच्चे के विकास में? तो प्राथमिक कारक में क्या आ जाएगा? यानी कि प्राइमरी एजेंसीज। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ परिवार होगा जो प्राथमिक कारक होगा। ये बच्चे का डेवलपमेंट का परिवार जो होगा पहला कारक होगा। परिवार से सामाजिकरण की शुरुआत यहीं से होती है। जो बच्चे का सामाजिकरण होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? या प्राइमरी एजेंसी या फिर प्राथमिक कारक क्या होगा? तो परिवार होगा। गौड़ पूछता है तो गौड़ स्कूल होगा, मीडिया होगा, पास पड़ोस होगा, विद्यालय होगा, धर्म होगा। तो ये सब सेकेंडरी में जाएंगे। हूबहू क्वेश्चन छपते हैं, प्राइमरी कारक कौन है या गौड़ कारक कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की बात करें तो परिवार, फैमिली बताइएगा, यहीं से बच्चे के जो है सामाजिक विकास की शुरुआत होती है। और गौड़ कारक में आपका फ्रेंड होगा, स्कूल हो गया, मीडिया होगा, पास पड़ोस, सब मतलब जो घर से बाहर के जो होंगे वो सभी गौड़ में आ जाएंगे, यानी सेकेंडरी में आ जाएंगे।
अच्छा, यहीं से पूछता है आपका पुस्तकालय से, पुस्तकालय कैसा है? तो पुस्तकालय निष्क्रिय है। क्या? निष्क्रिय बताएंगे आप पुस्तकालय को। वहाँ पर बच्चे का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि 3 मनोवैज्ञानिकों से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जीन पियाजे, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा लॉरेंस कोहलबर्ग। तो हम पहले जीन पियाजे के जो है बारे में पढ़ेंगे। तो ए हमने कवर किया है, ए में जीन पियाजे। जीन पियाजे का जो डेवलपमेंट है यानी कि सिद्धांत क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये मानते थे कि नन्हे जो बच्चे होते हैं ये नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये कारिक्लोट या खाली डिब्बा नहीं होते हैं, ये नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और दुनिया के बारे में अपनी समझ, ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से खुद करते हैं। यानी कि बच्चा जो भी करना होता है खुद करके सीखता है, किसी के द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करता है। अगर आपने उससे बता दिया कि बच्चा मोबाइल को पानी में मत डालना, मोबाइल ख़राब हो जाएगा, तो वो आपके ना होने पर मोबाइल को पानी में डाल कर ज़रूर देखेगा कि ख़राब होता है या नहीं होता है। बच्चे देखते हो खिलौना खेलने के लिए बच्चों को देते हो तो खिलौनों को वो खोलते हैं, खोल के दोबारा फिर बांधने की कोशिश करते हैं। बांध पाए ना बांध पाए बात की बात होती है, लेकिन खिलौनों को खोल के दोबारा से बांधने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चे कैसे होते हैं? ये नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये अपनी जो ज्ञान का निर्माण स्वयं से करते हैं या खुद करके सीखते हैं, ठीक है। यहाँ से जीन पियाजे का जो कुछ इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं, जैसे स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है? ये ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट को दिमाग में सूचना का संगठन करते हैं। जो मतलब कोई भी जानकारी होगी उसको जो छोटे छोटे पैकेट में तोड़ करके अपने दिमाग में, मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, ठीक। सूचनाओं का संगठन कर लेते हैं। जैसे उनके सामने मोबाइल का लॉक खोलिए, बच्चा कितना भी छोटा हो, मोबाइल का लॉक अगर उसके सामने खोलेंगे तो देखेगा, देख के क्या करता है? उस लॉक को पहचानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ करके दिमाग में संगठित करता है, ये स्कीमा कहलाती है। आत्मसातकरण यानी कि आत्म सातीकरण यानी कि एसेमलाइजेशन। इसमें क्या होता है आत्मसातकरण? तो पुराने ज्ञान या मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को ज्यों का त्यों जोड़ना। जैसे काले कुत्ते को देखकर सफ़ेद कुत्ते को भी कुत्ता कहना। मतलब जो कोई पुरानी जानकारी हो उसमें नई जानकारी जोड़ी जाए और ज्यों का त्यों रखा जाए, उसमें बदलाव नहीं किया जाए। तो ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाए। जैसे जो बच्चा था वो काले कुत्ते को जानता था, लेकिन सफ़ेद कुत्ते को नहीं जानता था कि सफ़ेद रंग का भी कुत्ता होता है। उसको बताया गया कि नहीं बच्चा, ये भी कुत्ता ही है। तो बच्चे ने क्या किया, उसको पता चल गया कि अब कुत्ता जो है काले रंग का भी होता है, सफ़ेद रंग का भी होता है और कलर के भी कुत्ते होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये आत्मसातकरण कहलाएगा। अगला है समायोजन। तो समायोजन में क्या होता है? ये होता है नई जानकारी के आधार पर पुराने ज्ञान स्कीमा में बदलाव करना। यानी कि जो पुराना उसके अंदर जानकारी हो, बच्चे के अंदर पुरानी जानकारी हो, उसमें नई जानकारी डालकर उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए। जैसे बिल्ली को देखकर समझना कि ये कुत्ता नहीं, ये नई स्कीमा बनाता है। मतलब बिल्ली और कुत्ते में जो डिफरेंस हो जान पाता है कि बिल्ली को देखता है तो ये बताता है कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है, ये नहीं कि ये अलग जानवर है। तो ये नई स्कीमा का निर्माण करता है। ये होता है आपका समायोजन। जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ी जाए तो ये समायोजन होगा। और जब पुरानी जानकारी में कोई नई जानकारी जोड़ी जाए और ज्यों का त्यों रखा जाए तो आत्मसातकरण होगा, ठीक है। जीन पियाजे की अवस्थाएं कितनी हैं? तो जीन पियाजे ने टोटल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। चारों का नाम, एज और किस में कौन से लक्षण होते हैं, इस चीज़ को आपको ढंग से याद करना है क्योंकि क्वेश्चन पुटअप जरूर होता है। तो चलिए देखते हैं जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली अवस्था की बात करें, ये आपकी अवस्था है, नाम है, ठीक, सॉरी उम्र है ये। तो पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है। इसको क्या, संवेदी गामक को क्या कहते हैं? इंद्रजनित अवस्था भी कहते हैं। इंद्रजनित अवस्था, इंद्रजनित अवस्था कहलाती है, ठीक है। ये जन्म से 2 वर्ष की होती है, 0 से 2 वर्ष की होती है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। यानी कि ये प्री ऑपरेशनली। और तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये 7 से 11 वर्ष चलती है। और अंतिम होती है अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि ये आपका
11 से 15 वर्ष तक लगभग चलती है, ठीक है। अब इसके देखते हैं लक्षण कौन से उम्र में, यानी कि कौन सी अवस्था में कौन से लक्षण होंगे। यानी कि जो आपका 2 से 7 वर्ष की उम्र में कौन सी अवस्था थी, इंद्रिय जनित अवस्था, ठीक है, या फिर संवेदी गामक अवस्था। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसमें वस्तु स्थायित्व गुण आ जाता है बच्चे में। बच्चा जान जाता है कि वस्तु छिपी होने पर भी मौजूद है, यानी कि वस्तु को आप छिपा देंगे तब भी वो समझता है कि वस्तु यहीं आसपास है। और इंद्रियां जैसे आँख, नाक, कान आदि से सीखता है। तो आपसे पूछेगा वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है, तो आप बताएंगे संवेदी प्रेरक या फिर इंद्रजनित अवस्था में यह गुण आ जाता है, ठीक है। ये पूर्व संक्रांतक अवस्था। तो पूर्व संक्रांतक अवस्था, ये एज ग्रुप क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। इसमें कौन से लक्षण होते हैं, तो जीववाद का। पूर्व संक्रांतक अवस्था में जो है जीववाद के लक्षण होते हैं, जैसे निर्जीव चीज़ों जैसे गुड़िया, मेज आदि खिलौनों को सजीव समझना हो। देखते हो जो छोटा बच्चा होता है वो जब खेलता है तो उसको खाना पीना सब खिलाने की कोशिश करता है, गुड़िया गुड्डे को सुलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये लक्षण कहाँ पे होते हैं, ये पूर्व संक्रात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष में होते हैं। यहाँ पर अहम केंद्रिता, सोचने की मैं जैसा हूँ सब वैसे ही हैं, मतलब सब वैसे ही सोचते हैं। तो ये इस एज के लक्षण हैं। चलिए देखते हैं मूर्त क्या। तो मूर्त के जो लक्षण है, ये 7 से 11 वर्ष इसकी एज होती है। इसमें तर्क की शुरुआत होती है, यानी कि मूर्त रूप से सामने जो चीज़ें दिखने वाली होंगी उस पर वो तर्क करेगा। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, और समझना कि बर्तन बदलने में मात्रा नहीं बदलती है। वर्गीकरण करना, यानी कि मान लो 1 लीटर पानी है, ये चाहे चौड़ा गिलास हो चाहे लंबा गिलास हो, अगर 1 लीटर पानी हो तो उसको ये समझ आ जाता है कि चाहे इसमें यहाँ तक होगा और इसमें यहाँ तक होगा, तो वो समझ लेगा कि दोनों में पानी की मात्रा कैसी है, समान है। कैसी है मात्रा, समान है, ठीक है। अब यह है अमूर्त। अमूर्त संक्रात्मक अवस्था 11 से 15 लगभग चलती है। 11 से 15 इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन, जो चीज़ सामने ना हो उसके बारे में भी सोचना। देखिए मूर्त और अमूर्त, ये ऊपर वाली अमूर्त थी। अमूर्त का मतलब जो सामने हो, मूर्त का मतलब होता है जो सामने हो, अमूर्त का मतलब जो सामने ना हो। तो अमूर्त वाले संक्रात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, जो चीज़ें सामने नहीं होंगी उसके बारे में भी परिकल्पना करेगा, निगमन करेगा और तर्क समस्या समाधान बच्चा कर लेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जीन प्याजे से बस इतना ही पूछेगा। अब आगे बात आती है, हाँ, जीन प्याजे से अगर बात करें तो जीन प्याजे ने पहले कहा था कि भाषा पहले आती है, विकास बाद में होता है, यानी विचार बाद में आते हैं। भाषा पहले, विचार बाद में। तो किसने कहा, जीन प्याजे ने। वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने कहा विकास पहले होता है, यानी कि विचार पहले आएगा बच्चे में। विचार पहले, भाषा बाद में। पहले सोचेगा बच्चा फिर बोलेगा, लेकिन प्याजे ने इसका उल्टा बताया था कि पहले बोलेगा बच्चा फिर विचार करेगा उस चीज़ के बारे में। चलिए बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। क्या सिद्धांत का नाम है इनका, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, ठीक है। वाइगोत्स्की कहाँ के थे, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। जीन प्याजे कहाँ के थे, तो जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के थे, वाइगोत्स्की रूस के थे। इनके अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। एज इट इज़ लाइन छपती हैं, जिन्होंने पेपर दिया होगा वो अच्छे से इस बात को जान रहे होंगे, और जो पहली बार दे रहे हैं वो भी थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे, ध्यान दे करके, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि बच्चा कैसे सीखता है, ये समाज के अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है, वाइगोत्स्की ने बताया। और जीन प्याजे ने क्या बताया था कि बच्चा खुद करके सीखता है, ठीक है। अगला है, इन्हीं ने आगे क्या बताया, समाज और संस्कृति एक सामाजिक गतिविधि है। यह हम एक दूसरे से जुड़कर सीखते हैं, यानी कि समाज और संस्कृति एक सामाजिक गतिविधि है, हम दूसरे से जुड़ कर के सीखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो यह वह दायरा होता है जो बच्चा खुद कर सकता है और वह किसी बड़े की मदद से कर सकता है। मतलब जो बच्चा है वो थोड़ा सा, मतलब मान लो यहाँ तक खुद के द्वारा सीख पाता है, लेकिन किसी की हेल्प के द्वारा यहाँ तक सीख पाता है। जो इसका अंतर होगा यही कहलाएगा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये इसके बीच का अंतर होता है, ठीक। मतलब बच्चा खुद से जो कर पाता है और किसी बड़े के द्वारा सीख पाता है, उसके बीच का जो अंतर होगा वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी कहलाएगा। दूसरा, पाण मचान ढांचा, स्कैफोल्डिंग, और न जाने कितने नामों से इसको जानते हो। तो इसकी इंग्लिश याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इस जो दुनिया भर के नाम है, पाण मचान ढांचा और
कई सारे और भी नाम है हिंदी में, तो इसकी इंग्लिश याद रखिएगा। उसका इन शब्दों का अर्थ ना मिले तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा। ये क्या होता है इसके फोल्डिंग, तो सीखने में बड़ों या अधिक जानकार यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दी गई दी गई अस्थायी मदद, जैसे कुछ समय के लिए अर्थात, जैसे संकेत देना, आधी समस्या हल करना, साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना। जैसे आपको शुरुआत में बताया होगा 3+2+3=5, ये शुरुआत में बताया गया होगा, लेकिन सारा कब तक के लिए था, कुछ समय के लिए, उसके बाद हटा लिया गया। जैसे आपको 12 को आपको 4 से भाग देना था तो बराबर 3 आता था। तो ये आपने पहले तो जाना नहीं था, ये सिखाया गया आपको किसी टीचर ने, कि अधिक जानने वाले ने आपको सिखाया ये चीज़ें। और कब तक सिखाया, जब तक आप नहीं जान पाए थे, उसके बाद उसने क्या किया, सहारा हटा लिया, लेकिन आज भी उन चीज़ों को आप जानते हैं। तो ये क्या है, इसके फोल्डिंग है, ठीक है, इसके फोल्डिंग है ये। अगला है भाषा और विचार। भाषा और विचार, वाइगोस्की, देखिए हमने जो चीज़ पहले बताई थी वही है ना। वाइगोस्की मानते थे कि भाषा और विचार पहले अलग अलग होते हैं, फिर मिल जाते हैं, और भाषा सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण औजार है। निजी वाक, हाँ, इनका जो है निजी वाक भी पूछता है। निजी वाक यानी कि बच्चा अपने कार्य को निर्देशित करने के लिए खुद से बात करता है। मान लो कोई बच्चा है, ये कोई काम कर रहा है या खेल रहा है, तो खेलते समय या कुछ काम करते समय वो खुद से बातचीत करता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो ये निजी वाक कहलाएगी, यानी प्राइवेट स्पीच कहलाएगी, ठीक है। क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही छपते हैं। अब आगे हम बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में। तो इनका सिद्धांत कौन है, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने हाइंज की दुविधा के बारे में एक कहानी बताई थी, ठीक है। कहानी आप सबने सुनी होगी कि हिंज नामक एक व्यक्ति का, उसकी पत्नी बीमार थी और उसके पास पैसे नहीं थे, वो अस्पताल में एडमिट करवाए अपनी पत्नी को। तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो दवा मंगवाते हैं, लेकिन दवा बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसके पास पैसे नहीं होते, तो चोरी करने के लिए सोचता है। तो वहीं पर संदेह जो होता है, दुविधा होती है, चोरी करना सही है या गलत है। चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी तो जेल हो जाएगी, नहीं करेंगे तो बीवी मर जाएगी। तो यही जो हिंज की दुविधा है, इसी के बारे में पूरा ये सिद्धांत है। तो क्या हिंज को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चोरी करनी चाहिए थी, कि कहानी सुनाकर बच्चों की नैतिकता जांची है। और इसमें पूछता है कि स्तर कितने हैं। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, हमने कई बार पिछली वीडियो में बताया है, 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं, यानी कि हर स्तर में 2 पार्ट हैं। 3 स्तर 6 चरण, याद रखिएगा, ठीक है। पहले स्तर की बात करें तो पहला पूर्व परापंगत स्तर। पूर्व परापंगत स्तर जो होता है, ये कितने से कितने वर्ष चलता है, तो ये 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। यानी कि जो ये स्तर था, ये नैतिकता बाहरी कारणों पर आधारित होती है। किन कारणों पर, बाहरी कारणों पर, यानी दंड और आज्ञाकारिता। दंड से बचने के लिए नियम मानना, ये दंड और आज्ञाकारिता होती है। अगला है समाधानात्मक संपेक्षतावादी। तो ये क्या होता है, तुम मेरी पीठ खुजाओगे तो मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, यानी कि अपना फ़ायदा देखना तब दूसरे का काम करना। तुम मुझे खाना दोगे, अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करोगे तब मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तुम मुझे अपना गुड्डा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ गुड़िया शेयर करूंगी। तो इस तरह के जो होते हैं, ये साधनात्मक सापेक्षतावादी होते हैं, ठीक है। इसमें अपना फ़ायदा बच्चे देखते हैं। दूसरा स्तर क्या है, परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर ये कितने से कितने, ये 10 से 14 वर्ष चलता है। समाज के नियमों को मानना यहाँ पर होता है। 10 से 14 वर्ष में क्या होता है, समाज के नियमों का मानना। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, यानी कि दूसरे की नज़र में अच्छा बनने के लिए काम करना। देखते हो जब इस एज में बच्चा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करता है। क्यों करता है, किसी ने कुछ काम कह दिया तो कितना भी कठिन होगा करने की बच्चा कोशिश करेगा। क्योंकि उसको अच्छा लड़का बोला जाए, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहा जाए, इसलिए वो काम को करता है। नेक्स्ट है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नियम को सख्ती से पालन करना, क्योंकि वे जरूरी होते हैं। तो देखिए ये जो सभी हैं, ये वाले आपके चरण होते हैं, और ये सभी ये आपके स्तर हैं जो 3 हैं। एक मिनट रुकिएगा, ये जो भी हैं आपके 1 2 3 वाले, ये सभी स्तर हैं और ये सभी आपके चरण हैं। तो 4 चरण यहाँ तक हो गए। आगे है तीसरा स्तर,
उत्तर परापरंगित स्तर, उत्तर परापरंगित स्तर ये 13 वर्ष से ऊपर होता है। 13 वर्ष से ऊपर यानी कि खुद के लिए नैतिक सिद्धांत यानी कि सामाजिक अनुबंधन। यह क्या होता है सामाजिक अनुबंधन? ये नियम समाज की भलाई के लिए है। अगर कोई नियम गलत है तो उसे बदला जा सकता है, यानी कि अपने खुद के लिए। जब खुद पर बात आती है तो समाज की आड़ में मुझे अपना पहले देखना होगा, तो ये सामाजिक अनुबंधन होता है। ठीक है, ये कोई भी नियम भलाई के लिए बना है, अगर कोई नियम गलत है तो उसे बदला जा सकता है। ठीक है, अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये क्या होता है? ये मानवाधिकार, अन्य और समानता के लिए जान की बाजी लगा देना, जैसे गांधी जी, मंडेला आदि। तो ये सार्वभौमिक सिद्धांत के अंतर्गत थे। ठीक है, अब बात आती है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की। लेकिन इससे पहले जानिएगा कि ये जो आपके नैतिक विकास का सिद्धांत था, इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के जो है उपेक्षा क्यों की जाती है? तो उपेक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि अपने सिद्धांत में इन्होंने सिर्फ लड़कों को शामिल किया था, लड़कों को शामिल किया था, लड़कियों को नहीं। ठीक है, इसलिए इनकी उपेक्षा की जाती है। इन्होंने लड़कों लड़कियों को समान नहीं बताया, लड़कों को ज़्यादा बताया है, ज़्यादा अच्छा बताया है, इसलिए सिर्फ लड़कों को शामिल किया था, इसलिए इनकी बुराइयां होती हैं या उपेक्षा होती है। अब आगे बात करते हैं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो ये इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी हैं। मुख्य फोकस क्या है? शिक्षा को जो केंद्र होगा वो बालक होगा, शिक्षक या पाठ्यक्रम नहीं। यानी कि जो बालक होगा, बालक के परिता या बालक को केंद्र मान करके, ये बालक है इसको केंद्र मान करके शिक्षा दी जाएगी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा इसका मुख्य फोकस है। ठीक है, सिद्धांत क्या कहता है? बच्चे की सक्रिय, जो बच्चा होगा उसको सक्रिय रखें, उसका रुचियों और क्षमताओं का ध्यान दें। यानी बच्चा जो है, बच्चे को सक्रिय रखना है, बच्चा खुद करके सीखे और वो किस चीज़ में रुचि ज़्यादा ले रहा है और उनकी क्षमता कैसी है, क्षमता पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना सबसे बेहतर होता है। सीधा क्वेश्चन छपते हैं यहाँ से, जितना भी हमने थ्योरी अभी तक आपको बताई आपने देखा होगा पॉइंट टू पॉइंट एकदम जो है ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन छपते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखेगा, ये सबसे बेहतर होता है। रटने पर रोक लगाई गई है, रटने पर, परीक्षा पर, ये सब पर रोक लगाई गई है। शिक्षक की भूमिका कैसी होगी? तो शिक्षक की जो भूमिका होती है ये सुविधादाता के रूप में, यानी कि फैसिलिटेटर या फिर मार्गदर्शक के रूप में होगी, जो कि सीखने का माहौल तैयार करता है, तानाशाही का नहीं। पहले देखते थे तानाशाही चलती थी, यानी शिक्षक जो कहेगा वही होता था। लेकिन अभी क्या चल रहा है? जो बच्चा सीखेगा आपको वो सिखाना पड़ेगा, जिस तरह से बच्चा सीखना चाहता है करके सीखेगा, जैसे भी सीखेगा आपको बच्चे को सिखाना है, माहौल तैयार करना है। आप जो शिक्षक होंगे उनका यह रोल होगा। ठीक है, आगे है समावेशी और अक्षमताएँ, समावेशी शिक्षा और अक्षमताएँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? समावेशी शिक्षा क्या होती है? तो बिना भेदभाव के सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, जैसे दिव्यांग हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे पिछड़े हों, सभी को एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ाना, व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना, ना कि बच्चे की व्यवस्था के अनुसार बदलना। तो ध्यान दीजिए, यह किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे कम पढ़ने वाला, चाहे ज़्यादा पढ़ने वाला को, चाहे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो या फिर दिव्यांग हो, या अधिक प्रतिभाशाली हो या पिछड़े बालक हों, सबको एक छत के नीचे पढ़ाना होगा। व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुसार, यानी कि व्यवस्थाएं आपको बदलनी है, ना कि बच्चे को बदलना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो देखिए जो शारीरिक रूप से कुछ अक्षमता होती है वो दिव्यांग होते हैं। जो ज़्यादा, जिनका जो दिमाग होता है बहुत तेज़ी से चलता है, जो सृजनशील जिनको कहते हैं, वो होते हैं प्रतिभाशाली। इनकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो लगभग 140 के नियर अबाउट। ठीक है, और पिछड़े बालक कौन से होते हैं? पिछड़े बालक वो होते हैं जो किसी कारणवश टाइम रहते अपने एज के साथ अपनी पढ़ाई को आरंभ नहीं कर पाए हैं, वो होते हैं पिछड़े बालक। ये सारा जो सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार से पिछड़े हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख अधिगम अक्षमताएँ। प्रमुख अधिगम अक्षमताएँ यह क्या होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, ये सीखने में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, इसका बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता है। प्रमुख अधिगम क्षमताएँ कैसी होती हैं? ये सीखने में जो अधिगम आप करते हैं उसमें कठिनाइयाँ आती हैं और इसका बुद्धि से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ जो विकार पूछता है आपसे, विकार वो है यहाँ पर। जैसे डिस्लेक्सिया, किस कारण डिस्लेक्सिया से क्या होता है? तो इसमें जब
पढ़ाई करने में या पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे स को वॉश पढ़ना जो है आपका, बी को डी पढ़ना, तो ये किस कारण से होता है? डिस्लेक्सिया के कारण होता है। पढ़ाई में कठिनाई आती है, कौन सा विकार? डिस्लेक्सिया विकार हो जाएगा। डिस्ग्राफिया का किस कारण होगा? तो डिस्ग्राफिया जब आप लिख नहीं पा रहे हैं, लिखने में कठिनाई हो, यानी कि खराब लिखावट, स्पेलिंग की गलतियाँ आदि हों, तो ये डिस्ग्राफिया होगा। अगर गणना करने में कठिनाई हो रही तो डिस्कैलकुलिया हो गया। हमने इसकी एक व्यवस्थित वीडियो बनाई जिसमें से सिर्फ यही चीज़ें हमने आपको बताई हैं, लगभग 17 से 18 तरीके के हमने बताए हैं विकार को, उसको जाकर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट डिस्ग्राफिया, सॉरी डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का होती है, ये गामक कौशल होते हैं, यानी कि गामक कौशल में दिक्कत, जैसे पेन को पकड़ना, बटन दबाना, टाई बांधना, मतलब कुछ काम करने में जो दिक्कत आती है वो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ठीक है। एडीएचडी, एडीएचडी यानी कि आपका क्या होता है? अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान को एक जगह न लगा पाना। कुछ बच्चे देखते हो क्लास में होते हुए भी अपना ध्यान क्लास में नहीं लगा पाते हैं, बाहर या कहीं पर ज़्यादा सक्रिय होते हैं, यानी कि एक जगह पर ध्यान न लगा पाना और बहुत ज़्यादा अति सक्रिय होना, तो ये क्या होता है? एडीएचडी कहलाता है। अगला होता है स्वालीनता। स्वालीनता क्या होती है? सामाजिक संवाद में दिक्कत, नज़रें न मिलाना। स्वालीनता मतलब देखते हो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, या फिर बच्चे टीचर से नज़रें या दोस्तों के साथ नज़रें नहीं मिला पाती हैं। ठीक है। सामाजिक ये दिक्कत होती है, एक ही काम को बार बार दोहराना, तो ये स्वालीनता होती है, बच्चों में कुछ समस्या होती है। ठीक है। अगला पॉइंट, हम 5वां पॉइंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, शिक्षण शास्त्र और नीतियाँ। शिक्षण शास्त्र और नीतियाँ के बारे में, पेडागॉजी एंड पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे अब। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके 5 जो है मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। देखिए फैक्ट टू फैक्ट एकदम हम चीज़ें बता रहे हैं, इसको भी यहाँ से एकदम सटीक आप याद रखिएगा। जैसे इस जो ज्ञान होगा, ज्ञान को कैसे बच्चे को इसके साथ जोड़ना है, तो ज्ञान जो बच्चे का बाहरी ज्ञान होगा उसको जोड़कर सिखाना होगा, यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पहला पॉइंट। दूसरा, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, यानी कि रटाना नहीं है, किसी तरह से बच्चे को करके सिखाना है। ठीक है। अगला पॉइंट है, पाठचर्या केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, बच्चों की चौमुखी विकास हो, यानी कि जो उसका डेवलपमेंट है, यानी कि पाठचर्या केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बच्चे के केंद्रित और बच्चे को चौमुखी विकास होना चाहिए। ठीक है। चौमुखी यानी कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ज्ञान विकास, ये सारी चीज़ें उसमें चौमुखी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है, परीक्षा पर जो है अधिक जोर नहीं देना है, जो परीक्षा होगी वो उस पर अधिक जोर नहीं देना है, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना है, अंकों की होड़ नहीं मचाना है, परीक्षा को लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। 5वां पॉइंट है, एक ऐसी प्रजातांत्रिक पहचान का विकास करना जिसमें राष्ट्रीय मूल्य समाहित हो। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट इनके थे। अब हम बात करते हैं, यानी कि देखो जो एनसीएफ 2005 है वो सीधा कहता है कि जो बच्चा होगा बाल केंद्रित शिक्षा आपको देनी है, जो टीचर होगा वो उसमें सिर्फ हेल्प करेगा बच्चे को सीखने में, बच्चा करके सीखेगा, बिना बोझ के शिक्षा देनी है। तो ये सारी चीज़ें यानी बच्चे को एक तरह से बस सिखाना है, कैसे भी करके बच्चे को सिखा देना है, इतना ध्यान रखना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब बात करते हैं एनईपी 2020, यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके कुछ बिंदुओं के बारे में। तो इसका शैक्षणिक ढांचा कैसी होगा? पहले क्या था आपके यहाँ 10+2 चल रहा था ना, 10+2 यानी कि हाई स्कूल, उसके बाद इंटर। अब उसकी जगह पे क्या किया है, 5+3+3+4 का ढांचा तैयार किया। कैसा ढांचा? इसको एकदम याद रखिएगा, रट लीजिएगा, 5+3+3+4 का ढांचा तैयार किया है। FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेचरी एंड नंबरेसी, तो यानी कि बुनियादी जो साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर, यानी कि कक्षा 3 तक इस पर जोर दिया जाएगा। अगला है आपका बहुभाषिकता, यानी कि बहुभाषिकता, एक मिनट रुकिएगा, बहुभाषिकता जो होगी यानी कि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा पर जोर देना है, कम से कम कक्षा 5 तक। यानी कक्षा 5 तक का जो बच्चा होगा वो जो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी, जिस भाषा में वो बच्चा बोल पा रहा है उस भाषा में बच्चे को आपको पढ़ाना होगा। उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है कि जैसा हम बात करें, जैसे टीचर बात करेगा उस तरह से बच्चा बात करे, ऐसा नहीं। जिस तरह से बच्चा बात कर रहा है बच्चे की भाषा में आपको बात करना है, बच्चे की भाषा में ही आपको समझाना है, और ये कम से कम कक्षा 5 तक चलेगा। अगला है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? इसमें मूल्यांकन में 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड बनाना होगा।
सिर्फ अंकों का नहीं, यानी कि 360 है, अर्थात सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होगा इस कार्ड पर, ठीक। रिपोर्ट बनाना होगा और रटने की बजाय परख यानी कि समझने पर जोर देना होगा। रटे ना बच्चा, बच्चा समझ कर सीखे, करके सीखे, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो मूल्यांकन जो होगा वो रचनात्मक होगा। कैसा? रचनात्मक रखना होगा। पढ़ाई के दौरान किया जा सकता है, जैसे क्विज हो गई, चर्चा हो गई, क्लास टेस्ट हो गए, तो इस पर ध्यान देना है। इसका उद्देश्य सीखने में सुधार करना है, यानी कि जो कमियां आ रही हों टीचर उनका तुरंत सुधार करे और बच्चे को सीखने में सहायता प्रदान करे। यह लर्निंग का एक हिस्सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जो है, योगात्मक मूल्यांकन समरीज, यानी कि जो सूत्र होंगे, सूत्र या कोर्स के अंत नहीं होगा, यानी कि जो सूत्र होंगे, सॉरी, सत्र का कोर्स का से अंत नहीं होगा। जैसे वार्षिक परीक्षा, इसका उद्देश्य ग्रेड या रिजल्ट देना है, यानी कि जो सत्र होगा वो किसी कोर्स के अंत में नहीं होगा। जैसे वार्षिक परीक्षा हो गई और इसका उद्देश्य जो होता है ग्रेड देना। देखिए अब जो आपके हाई स्कूल में पहले नंबर दिए जाते थे, अब नंबर बंद कर दिए गए हैं। ग्रेड ए प्लस, बी प्लस, सी डी, ऐसे अब ग्रेड आ रहा है ना, तो ऐसा करना है आपका योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। यह है CCE, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये क्या होता है? तो ये मूल्यांकन लगातार होना चाहिए। मूल्यांकन यानी कि साल के अंत में आप नहीं करवाएंगे जाकर सिर्फ आपने एनुअल एग्जाम करवा दिया। अब मूल्यांकन जो भी आप पढ़ाएंगे उसको बच्चे का लगातार मूल्यांकन करेंगे। इसमें पढ़ाई के साथ खेल, कला, व्यवहार जैसे अन्य पहलू भी शामिल होने चाहिए, ठीक है। अगला है सीटेड विशेष पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट। तो अब जो हम आपको चीज़ें बताएंगे, इसमें से जो पेडागोजी आप सॉल्व करते हैं उसमें से कौन सी शब्दावलियाँ मिलें तो सही होगा आपका जो विकल्प होगा क्वेश्चन का, और कौन सा जो है शब्दावलियाँ मिले तो आपका गलत हो जाएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे पॉजिटिव शब्दावलियों का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपकी पेडागोजी सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पर हम शब्दावलियाँ जो है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, यानी कि जो आपके ऑप्शन में मिले तो आप उसके सामने सही का निशान लगाते जाइएगा। तो जैसे बच्चे को किसी ऑप्शन में दिया हो बच्चे को अवसर देकर सिखाना, तो इसमें क्या करेंगे आप सीधे आगे टिक लगाएंगे कि हाँ ये सही है, सही पॉइंट जा रहा है। सक्रिय भागीदारी, यानी कि बच्चे को सक्रिय भागीदारी मिले तो सीधा आपको क्या करना है, सही का टिक आगे लगा लेना है। प्रोत्साहन, बच्चे को प्रोत्साहित करना है आपको सीखने के लिए, तो आगे टिक लगा देना है। विविधता का सम्मान करना, यानी कि बहुभाषिकता हो, विभिन्नता हो, उसके साथ अगर ऐसा कुछ पॉइंट आता है तो सीधा आपको सामने सही का टिक लगाना है कि हाँ सही है। अगला है करके सीखना, हस्तपरक गतिविधियों के द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, तो आप सीधा सही का निशान आगे लगाएंगे कि हाँ ये ऑप्शन भी आपका सही है। अगला है मातृभाषा का प्रयोग करना, यानी बच्चा क्या मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है? तो हाँ, कक्षा 5 तक जरूरी है कि बच्चा जो है मातृभाषा का ही प्रयोग कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो आप सीधा सही का टिक करेंगे। त्रुटियाँ, गलती करना सीखने का एक अभिन्न हिस्सा है, तो हाँ बच्चा गलती करके अगर करे सीखेगा तो गलती होना स्वाभाविक है, यानी कि गलती कुछ बुरी चीज़ नहीं है। त्रुटियाँ को आप सही लगाएंगे, गलत नहीं ठहराएंगे। त्रुटियाँ, गलती करना सही है, बच्चा गलती करेगा तब सीखेगा ना। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बिल्कुल हमने NCF 2005 के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया, ये बाल केंद्रित शिक्षा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित शिक्षा सही होगा, टीचर सिर्फ क्या करेगा, सहायता करेगा। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा। तो हाँ, समावेशी कक्षा जिसमें से सभी प्रकार किसी भी तरह का बालक हो एक साथ एक छत के नीचे एक साथ पढ़ेगा, तो समावेशी शिक्षा आपका सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो बिल्कुल सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सही होगा। तो अगर ये टैग वर्ड्स मिलते हैं कहीं पर, जितने हमने आपको बताए हैं, तो सभी के सामने आप पॉजिटिव टिक लगाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो इनसे बचना है हमें, जो नकारात्मक शब्दावलियाँ हैं इनसे मुझे बचना होगा। ये उत्तर नहीं होते, यानी कि सीधे इनके आगे सीधा क्रॉस लगाते जाइएगा। जैसे किसी भी ऑप्शन में आपको केवल मिल जाए, मात्र मिल जाए, सिर्फ या ओनली मिले, तो इसके सामने सीधा क्रॉस का टिक लगाएंगे कि ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। बच्चे को रटाया जाए, कंठस्थ कराया जाए, ऐसा कुछ मिले, सूत्र रटाना, कुछ भी रटाना, तो सीधा आप उसका क्या करेंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। दंड देना, सजा देना, भयभीत माहौल तैयार करना, तो इनके सामने आप क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे सीधा कि हाँ ये ऑप्शन गलत है। अगला, ठीक है, लेबल करना, यानी कि लेबल नाम, जो नामीकरण, बच्चों को कमज़ोर या होशियार का टैग देना, यानी कि कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में तो अब हाँ ये बच्चा बहुत होशियार है, कोई बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, नहीं सीख पा रहा,
तो उसको कमज़ोर कह देना। ये सभी क्या हैं, ये सभी गलत हैं। सभी को बच्चे को सिखाना है, कोई बच्चा कमज़ोर या होशियार नहीं होता। जैसा टीचर बच्चे के साथ समीकरण बैठाएगा, जैसा बच्चे को जिस तरह से सिखा पाएगा बच्चा वही सीख पाएगा। तो इन चीज़ों से बचना है। अलगाव करना यानी कि जो होशियार बच्चा है उसको अलग करना, कमज़ोर बच्चे को अलग करना, या फिर जो है आपका किसी भी प्रकार से बच्चे को अलग नहीं करना है, एक साथ ही एक बैठाना है, एक साथ पढ़ाना है। किसी भी प्रकार का भेदभाव आपको नहीं करना है, ठीक है। निष्क्रिय, एक मिनट रुकिएगा, निष्क्रिय शब्द कहीं पर मिले तो ये निगेटिव करना है। शिक्षक केंद्रित, ये बिल्कुल नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित नहीं, तो इसको भी आपको कट करना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी आपका नहीं करना है। कैसा है, बाल केंद्रित है। तुलना करना, किसी बच्चे से आप किसी की तुलना नहीं करेंगे, तो ये सभी कैसे होंगे, ये सभी निगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये वाले जितने भी इनके सामने आप क्रॉस लगाएंगे। तो ये थे आपके सीडीपी की स्पेशल क्लास, जो कि एक हमने अच्छी वीडियो तैयार करने की कोशिश की आपके लिए। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम जो अन्य क्लासेस हैं आपकी, जैसे आपकी ईवीएस हो गई, संस्कृत हो गई और हिंदी या मैथमेटिक्स, उनकी भी ऐसे ही वीडियो हम आपको ला करके देंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।